हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने कोशिका बहुसंबंधित प्रदेश के लिए विस्तार थ्योरम पढ़ी थी और आज के लेक्चर में हम अनिश्चित समाकलन वाला टॉपिक करने वाले हैं और उससे रिलेटेड थ्योरम करने वाले हैं। तो देखो, हमने लास्ट वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि कोशिका बहुसंबंधित प्रदेश के लिए विस्तार। तो कोशिका बहुसंबंधित प्रदेश के लिए विस्तार क्या होता है? बहुसंबंधित प्रदेश के लिए विस्तार। पिछले लेक्चर में आपको पार काट भी बता दिया था, एक से संबंध प्रदेश। ये तो देखो क्या होता है, एक से संबंध प्रदेश होता है। एक ये तो क्या होता है, एक से संबंध प्रदेश जी माना था। ठीक है। बहुसंबंधित प्रदेश क्या होता है आपके पास कि ये मान लो एक क्लोज कंटूर है और इस कंटूर में मान लो एक या एक से ज़्यादा क्या हो, कंटूर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुसंबंधित प्रदेश कहते हैं। ठीक है, ये जैसे भर गए। तो ये तो होता है आपका एक से संबंध प्रदेश, ये आपका होता है बहुसंबंधित प्रदेश। अब बहुसंबंधित प्रदेश को एक से संबंध प्रदेश बदलने के लिए अपन क्या करते हैं, पार काट का यूज करते हैं। तो पार काट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, बहुसंबंधित प्रदेश हो जाएगा। फिर हमने बहुसंबंधित प्रदेश के लिए कौची प्रमेय पढ़ी थी कि क्या होती है बहुसंबंधित प्रदेश के लिए कौची विस्तार, कि ये क्लोज कंटूर सी है, उसके अबाउट जो किया गया इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन किसके सम के बराबर होता है, C1 पर किया गया इंटीग्रेशन, C2 पर किया गया इंटीग्रेशन और C3 पर किया गया इंटीग्रेशन के बराबर होता है। तो ये हमने पढ़ा था कि CFZ इक्वल टू C1 FZ प्लस C2 FZ प्लस C3 FZ एंड सो। और जहाँ समाकलन क्या था, वामावर्त डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था। ठीक है। अब आज के जो टॉपिक है वो उसमें हम एनिश्चित समाकलन करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले एक नोट लगा के लिखिए आप। वो नोट क्या है कि सी में मान लो एक ही क्लोज कंटूर हो, सी में कितने क्लोज कंटूर हो, एक ही क्लोज कंटूर हो, तब ये जो इंटीग्रेशन सी के अबाउट FZ है वो किसके बराबर हो जाएगा, C1 के अबाउट FZ के इंटीग्रेशन के बराबर हो जाएगा। मतलब ये हट जाएंगे। यदि सी में कितने क्लोज कंटूर हो, एक ही क्लोज कंटूर होता है, तब सी के अबाउट FZ का यदि इंटीग्रेशन करें तो वो किसके बराबर आ जाएगा, C1 पे जो FZ का इंटीग्रेशन करें उसके बराबर आ जाएगा। यदि दो होते तब दो के बराबर आ जाता, तीन होते तो तीन के बराबर हो जाता। तो पहले हम उस पर नोट लगा के लिख लेते हैं और फिर आगे हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अनिश्चित समाकलन, और उससे रिलेटेड थ्योरम करते हैं। ठीक है। तो पहले नोट लगा के लिखो, यदि समवर्त कंटूर सी के अंदर समवर्त कंटूर C1 स्थित हो, मान लो, तो नोट लगा के लिखो। उसके आगे लिखना है, बहुसंबंधित प्रदेश के विस्तार के आगे लिखना है, यदि समवर्त कंटूर सी के अंदर समवर्त कंटूर C1 स्थित हो, तब C के अबाउट FZ का यदि इंटीग्रेशन करें तो वो इंटीग्रेशन किसके बराबर आएगा, C1 के अबाउट FZ के इंटीग्रेशन के बराबर आएगा। ये हमारा नोट था। ठीक है। तो हमने देखा था कि बहुसंबंधित प्रदेश के लिए कौची प्रमेय क्या होती है कि जो C के अबाउट यदि इंटीग्रेशन करें तो उसके अंदर जितने भी क्लोज कंटूर है उन सारे क्लोज कंटूर के सम के बराबर इस अकेले का समाकलन होता है। यदि मान लो तीन क्लोज कंटूर हो तो C1 हो, दूसरा क्या हो, C2 हो, यदि तीसरा क्या हो, C3। तो इस C के अबाउट यदि इसका इंटीग्रेशन FZ का इंटीग्रेशन करें तो वो इंटीग्रेशन किसके बराबर आएगा, C1 के इंटीग्रेशन के, C2 के और C3 के। यदि मान लो एक ही क्लोज कंटूर C1 ही हो, C2 और C3 नहीं हो, तब ये दोनों क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। ये हमने लिखा है कि यदि समवर्त कंटूर सी के अंदर समवर्त कंटूर C1 स्थित हो, तब C के अबाउट यदि FZ का इंटीग्रेशन करे तो उस इंटीग्रेशन का मान C1 के अबाउट FZ के इंटीग्रेशन के बराबर आता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबके? ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं अनिश्चित समाकलन या प्रति अवकलज।
अनिश्चित समाकलन या प्रति अवकलज इनडेफिनेट इंटीग्रल और एंटी डेरिवेटिव तो पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं और इस पे बेस कम से कम आपकी 2 से 3 थ्योरम है। इस पे बेस कितनी थ्योरम है? 2 से 3 थ्योरम है और तीनों थ्योरम है इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। और जो अपन आज थ्योरम करेंगे उस पे बेस आपके एग्जाम्पल्स भी है, तो वो एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है और थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं और फिर इस पे थ्योरम करते हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा कि अनिश्चित समाकलन किसे कहते हैं, या ऐसे अनिश्चित समाकलन को परिभाषित करते हुए एक थ्योरम का स्टेटमेंट दे देंगे, तो 1 + 3 4 नंबर का आ जाएगा, ठीक है। तो देखो लिखते हैं पहले क्या डेफिनेशन है, फिर हम इस डेफिनेशन को समझते हैं। देखो माना f(z) एक मानी विश्लेषिक फलन है। माना f(z) एक मानी विश्लेषिक फलन है तब विश्लेषिक फलन φz फलन f(z) का अनिश्चित समाकलन कहलाता है। अनिश्चित समाकलन कहलाता है यदि φ(z) इक्वल टू f(z)o इसे f(z) dz से व्यक्त करते हैं। ये आपकी डेफिनेशन है अनिश्चित समाकलन की। माना f(z) क्या हो? एक मानी विश्लेषिक फलन हो, सिंगल वैल्यूड एनालिटिक फंक्शन हो। सिंगल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है? सिंगल वैल्यूड फंक्शन आपका ये होता है कि एक वैल्यू रखने पर आपके एक ही वैल्यू मिले, उसको हम क्या कहते हैं? सिंगल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। विश्लेषिक फलन एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन का मतलब क्या होता है? वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए और उसके नेबरहुड में भी डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तब उसको हम क्या कहते हैं? विश्लेषिक फलन एनालिटिक फंक्शन या रेगुलर फंक्शन कहते हैं। तब विश्लेषिक फलन φz, तब ये जो φz है इसको अपन क्या कहते हैं? फलन f(z) का अनिश्चित समाकलन या प्रति अवकलज कहलाता है यदि हम इसका हम डिफरेंशिएशन करें और वो डिफरेंशिएशन किसके बराबर आ जाए? उस फलन के बराबर आ जाए। यदि हम इसका क्या करें? डिफरेंशिएशन करें और डिफरेंशिएशन करने पर किसके बराबर आ जाए? f(z) के बराबर आ जाए, तब ये जो फलन φz है वो आपका f(z) का अनिश्चित समाकलन कहलाता है। और इसे किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है? यदि हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन करें तो φz बराबर क्या आ जाएगा? c के अबाउट f(z) dz के बराबर आ जाएगा। अब देखो ये जो डेफिनेशन है अनिश्चित समाकलन या प्रति अवकलज, आपको पता है कि जो समाकलन होता है वो अवकलन की व्युत्क्रम प्रक्रिया होती है। तो यदि हम क्या करें, यहाँ पे दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं तो डिफरेंस इंटीग्रेशन करने पर क्या होगा? φz किसके बराबर आ जाएगा? c f(z) dz के बराबर आ जाएगा। भाई यदि हम φ(z) इक्वल टू क्या होता है? φ(z) इक्वल टू f(z) होता है और दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? φz और ये किसके बराबर हो जाएगा? f(z) dz। तो इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, ठीक है। इसे φz बराबर यहाँ पे φz लिख देंगे, इसे इसके बराबर होता है ना, ये इससे व्यक्त करते हैं, ये लिख लेना, व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि φz इक्वल टू क्या है? f(z) और दोनों तरफ इंटीग्रेशन करें तो ये तो φz आ गया और ये किसके बराबर आ गया? c f(z) dz के बराबर आ गया। तो ये डेफिनेशन आपकी
NEC समाकलन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबके। अब देखो हम एक थ्योरम करने वाले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और उस पे जो आपके एग्जाम्पल भी आपके दिए हुए हैं। और एग्जाम्पल क्या कहता है, थ्योरम क्या कहता है, पहले थ्योरम का स्टेटमेंट समझते हैं, फिर अगले लेक्चर में हम उसके एग्जाम्पल्स भी करेंगे। देखो एफ उसमें एनालिटिक फंक्शन होना चाहिए। एफ तो क्या होना चाहिए, एनालिटिक फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, यदि एफ एनालिटिक फंक्शन होता है तब इसके समाकल का मान पद से स्वतंत्र होता है। पद से क्या होता है, स्वतंत्र होता है। आप किसी भी पद का अनुदिश इसका इंटीग्रेशन कर लो। यदि एफ क्या हो, एनालिटिक फंक्शन हो, तो उसके समाकल का मान, मतलब इसका यदि हम समाकलन करें तो इस समाकलन का मान क्या होता है, पद से स्वतंत्र होता है। इसका मीनिंग यदि एफ का किन्हीं भी पदों के अनुदिश यदि अपन समाकलन करें तो उस समाकलन का मान क्या आएगा, समान आएगा। ठीक है, और यदि एफ है वो एनालिटिक फंक्शन नहीं है तब समाकल का मान पद पर निर्भर करता है। अब देखो आपके जो एग्जाम्पल आएंगे वो आगे एग्जाम्पल कैसे आएंगे, एग्जाम्पल में जैसे इस प्रकार से आएगा कि आपको कोई पद दे देंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल आपका यही है, 0 से 1 प्लस आयोटा z² dz। आपको इसके समाकल का मान निकालना है। देखो इसको मिटा के फिर समझाते हैं अच्छे से। ये समझ में आ गई ना डेफिनेशन, जो अभी आगे थ्योरम करेंगे उसका स्टेटमेंट समझा रहा हूं मैं। यदि एफ क्या हो, एनालिटिक फंक्शन हो, एफ क्या हो, एनालिटिक फंक्शन हो, विश्लेषिक फलन है, तब समाकल का मान क्या होता है, पद से स्वतंत्र होता है। समाकलन का मान क्या होता है, पद से स्वतंत्र होता है। जो आपके एग्जाम्पल दे रखा है उसमें फर्स्ट एग्जाम्पल आपके ये दे रखा है 0 से 1 प्लस आयोटा z² dz। अब ये आपको फर्स्टली चेक ये करना है कि जो आपको एफ दिया हुआ है वो एनालिटिक फंक्शन है या नहीं है। यदि एफ है, एनालिटिक होता है, तब इसके समाकलन का मान आप किसी भी पद के अनुदिश मान निकालो, मान क्या आएगा, बराबर आएगा। यदि एफ है वो मान लो एनालिटिक फंक्शन नहीं होता है तब समाकल का मान अलग अलग पदों के अनुदिश अलग अलग मान आएगा। अब क्या मतलब हुआ इसका, देखो अब जैसे मान लो ये एफ अपने पास, एफ बराबर क्या हो गया, z² हो गया। ठीक है, अब ये आपको पता है कि z² क्या है, बहुपद फलन है जो कि सर्वत्र विश्लेषिक फलन है। अब विश्लेषिक फलन है तो आप किन्हीं भी पदों के अनुदिश इस समाकलन का मान निकाल लोगे, तब इस समाकलन का मान क्या आएगा, समान आएगा। यदि मान लो इसमें आपको कोई पथ देता, अगला यदि एग्जामिनर आपको पथ देता है और फिर क्या करेगी कि भाई इसके अनुदिश आपको मान निकालना है, तो आपको यही चेक करना है कि एफ क्या है, एनालिटिक फंक्शन है, तब आप इस पथ के दिया हुआ जो पथ है आपको उसको भी यूज कर सकते हो। और यदि जो पथ नहीं दिया हुआ है तो आप अपनी मर्जी से भी कोई भी पथ निकाल सकते हो, क्योंकि एफ यदि एनालिटिक फंक्शन होता है तब समाकल का मान पथ पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, मान क्या होता है, स्वतंत्र पद से स्वतंत्र होता है। और यदि मान लो यही एफ है वो एनालिटिक नहीं होता तब समाकल का मान पद पर निर्भर करता, तब आपको जो पथ दिया होगा उसी पथ के अनुदिश आपको मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि एफ यदि एनालिटिक फंक्शन नहीं होता है तब समाकल का मान पद पर निर्भर करता है। अलग अलग पथों के अनुदिश अलग अलग मान आता है। ये चीज़ें, ये थ्योरम में यहाँ तक तो आप समझ जाओ इतना, और जब इसका एग्जाम्पल करेंगे उसमें एक बार और अच्छे से स्टेटमेंट वापस हम रीड कर लेंगे और आपको वहाँ पे अच्छे से क्लियर हो जाएगी हम किन पथों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप थ्योरम लिखते हैं और फिर इसको प्रूव करते हैं। अब इसमें क्या करना है, थ्योरम से अपने को प्रूव करके दिखाना है। हम क्या करेंगे, एक तो अपन ले लेंगे z0 पॉइंट और एक ले लेंगे हम चर बिंदु, और उसके अनुदिश हम दो क्या ले लेंगे, चापकलनीय वक्र ले लेंगे। और उन दोनों चापकलनीय वक्र से हम ये बताएंगे कि यदि एफ एनालिटिक होगा तब इस C1 पर जो इंटीग्रेशन किया गया है वो C2 पे इंटीग्रेशन किया गया है, वो दोनों बराबर आ जाएंगे। पहले स्टेटमेंट लिखते हैं फिर समझते हैं। देखो परमे थ्योरम, यदि एक से संबंध प्रदेश G में, यदि एक से संबंध प्रदेश G में एफ विश्लेषिक फलन है,
एफ जेड विश्लेषिक फलन है, विश्लेषिक फलन है। तो एनिसी समाकलन जेड नॉट से जेड एफ जेड डी जेड जी में बिंदुओं जेड नोट व जेड को मिलाने वाले पद से स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र होता है, ये आपको प्रूफ पढ़ना है। ठीक है, तो देखो एनिसी समाकलन की क्या परिभाषा बताई, तो देखो दोबारा बता देता हूँ। एनिसी समाकलन क्या होता है? इनडेफिनेट इंटीग्रल या एंटी डेरिवेटिव क्या होता है? जो इनडेफिनेट इंटीग्रल होता है कि सबसे पहले एफ जेड क्या हो, एनालिटिक फंक्शन सिंगल वैल्यूड विश्लेषिक फलन हो, तब फाई जेड है वो एफ जेड का इंटीग्रल कहलाता है, इनडेफिनेट इंटीग्रल कहलाता है। यदि फाई डैश जेड इक्वल टू क्या कहलाता है? एफ जेड हो। और इसे किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है? इसे सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू फाई जेड से व्यक्त किया जाता है। ये हमने डेफिनेशन देखी थी एनिसी समाकलन की। अब ये क्या बोल रहा है? यदि एक से संबंध प्रदेश जी में, एक से संबंध प्रदेश जी में क्या होता है? सिंपली कनेक्टेड रीजन। और सिंपली कनेक्टेड रीजन क्या होता है? जिसमें एक ही क्लोज कंटूर होता है और जिसके अंदर एक से ज़्यादा होते हैं उसको कहते हैं मल्टी कनेक्टेड रीजन। यदि एक से संबंध प्रदेश जी में एफ जेड क्या हो? एनालिटिक फंक्शन हो। एफ जेड क्या हो? विश्लेषिक फलन है। एफ जेड क्या है? विश्लेषिक फलन है। ठीक है, विश्लेषिक फलन है, इसका मतलब अवकलनीय फलन है। ठीक है, विश्लेषिक का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है, तो यदि से समाकलन जेड नोट से जेड एफ जेड डी जेड का इंटीग्रेशन करें तो जी में बिंदुओं जेड नोट व जेड को मिलाने वाले पद से स्वतंत्र होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो जेड नोट से यदि जेड में यदि एफ जेड का डी जेड का इंटीग्रेशन करेंगे तो उस इंटीग्रेशन का मान क्या आएगा? इंटीग्रेशन का मान समान आएगा। और जो भी पद लेंगे भाई जेड नोट व जेड को मिलाने वाले पद से स्वतंत्र होगा, मतलब पद पर डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब देखो कि मान लो एक अपन ने ले लिया, कोई क्लोज कंटूर सी ले लिया। इसको देखो कैसे प्रूफ करेंगे, इसका मीनिंग क्या आएगा। जब तक आपके समझ में नहीं आएगा तब तक हम इस थ्योरम को प्रूफ नहीं करेंगे, समझने के बाद में ही हम इसको करेंगे। एक क्लोज कंटूर मान लिया सी है, एक से संबंध प्रदेश दे रखा है तो हमने मान लिया एक से संबंध प्रदेश, ये आपका मान लिया जी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब इसके अंदर एफ जेड क्या है? प्रत्येक पॉइंट पर एनालिटिक फंक्शन है, एनालिटिक विश्लेषिक फलन है। तो इस एनिसी समाकलन जेड नोट से जेड, अब अपने को दो बिंदु दे रखे हैं जेड नोट से जेड, तो जेड नोट तो हमने कहाँ मान लिया? यहाँ मान लिया। ये तो क्या मान लिया? स्थिर बिंदु है। एक पॉइंट हमने क्या मान लिया? जेड मान लिया। ये तो स्थिर पॉइंट है और ये वेरिएबल पॉइंट है, तो कहीं भी हो सकता है। ये हमने एक जगह मान लिया, वेरिएबल है तो यहाँ पे मान लिया। अब ये कह रहा है कि यदि जेड नोट से जेड यदि अपन क्या करते हैं? दो चापकलनीय वक्र ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? या तो हम इस डायरेक्शन से जाएंगे या हम इस डायरेक्शन से जाएंगे भाई, या तो इस डायरेक्शन से जाएंगे या हम इस डायरेक्शन जाएंगे। इस जेड नोट से जेड पर पहुंचने के अपने पास दो चापकलनीय वक्र मान लिए C1 और C2, C1 और C2। या तो हम इस डायरेक्शन जाएंगे या हम इस डायरेक्शन से जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखो ये क्या कह रहा है कि जेड नोट से जेड को मिलाने वाला जो पथ है, आप इसमें इस जेड नोट से जेड पर अपन इस भी तरीके से जा सकते हैं, इस भी पथ से जा सकते हैं या स्ट्रेट लाइन से भी जा सकते हैं। भाई हम जेड नोट से जेड पर हम किस तरीके से जा सकते हैं? या तो इस डायरेक्शन में जा सकते हैं या इस डायरेक्शन से जा सकते हैं, या हम सीधा भी जा सकते हैं या हम कोई और कर्व भी लेके जा सकते हैं ना। कितने भी पथों से हम जेड नोट से जेड पर पहुंच सकते हैं। अब इसका मतलब समझा, एफ जेड डी जेड जी में बिंदुओं जेड नोट व जेड को मिलाने वाले पथ से स्वतंत्र होता है। यदि एफ जेड मान लो एनालिटिक फंक्शन होता है, विश्लेषिक फलन होता है,
तब जेड नॉट व जेड को मिलाने पर जो एफ जेड और डी जेड का इंटीग्रेशन करेंगे वो उसका मान आप किसी भी पद के अनुदिश जाओ, मान क्या आएगा, समान आएगा। मतलब पद से स्वतंत्र होगा, मतलब पद पर डिपेंड नहीं करेगा। जेड नॉट से जेड का यदि एफ जेड का इंटीग्रेशन करें तो इस इंटीग्रेशन का मान है वो पद से स्वतंत्र होगा। आप किसी भी पद के अनुदिश इसका मान निकालो, मान क्या आएगा, समान आएगा। यही थ्योरम का स्टेटमेंट है। क्या मतलब हुआ कि जेड नोट और जेड को मिलाने वाला जो पथ अपन ने जितने भी पथ लिए उस पथ से, देखो यहाँ समझो ऐसे कि मान लो मैं C1 के अनुदिश इसका मान निकाला, C1 के अनुदिश मान निकाला, कितना आया, 5 आ गया। तो आप C2 के अनुदिश भी मान निकालोगे ना, तब भी कितना आएगा, 5 आएगा। तब इसका मान क्या हुआ कि जो अपन ने चापकलीय वक्र लिए हैं उससे हम क्या करें कि इस एफ जेड का यदि इंटीग्रेशन किया, वो इंटीग्रेशन है वो पद से क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। मतलब आपसे किसी भी पद के अनुदिश इसका मान निकाल लो, इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है, नहीं डिपेंड करा। अब यदि ये कब हुआ, ये तब हुआ जब एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है। और यही यदि एफ जेड इसमें मान लो एनालिटिक नहीं होता तब इसका मान 5 आता, इसका मान 10 आता, तब अलग अलग मान आता। कहने का मतलब यही थ्योरम का स्टेटमेंट है, ठीक है, समझ में आ गया। वापस से देख लो, यदि एफ जेड यदि एफ जेड एनालिटिक होता है तब समाकलन का मान आप किन्हीं भी पथों के अनुदिश मान निकालो बराबर आता है। लेकिन यही एफ जेड मान लो एनालिटिक फंक्शन नहीं होता है तब आप जो भिन्न भिन्न पद के अनुदिश इसका मान निकालोगे उसका मान भिन्न भिन्न आएगा। अब देखो यदि मान लो इसमें एफ जेड एनालिटिक नहीं होता तब इसका अनुदिश मान 5 आ जाता और इसका अनुदिश मान लो 10 आ जाता, तब अपने को जो पथ दिया होता उसी का अनुदिश मान निकालना। अब थ्योरम के अनुसार कैसे प्रूव करेंगे वो चीज़ देखो। थ्योरम के अनुसार इसमें क्या प्रूफ करना है, अपन ने जब जेड नोट से जेड को मिलाने वाले दो अपन ने क्या लिए, चाप कर लिए, वक्र ले लिए, तो अपने को ये प्रूफ करके दिखाना है कि C1 के अकॉर्डिंग एफ जेड यदि अपन एफ जेड का इंटीग्रेशन करें तो वो किसके इक्वल आएगा, C2 के अकॉर्डिंग एफ जेड डी जेड का इंटीग्रेशन करें वो उसके बराबर आएगा। ये प्रूफ करके दिखाना है, क्योंकि अपने को बोला है कि यदि एफ जेड मान लो एनालिटिक फंक्शन होता है तब जेड नोट से जेड को मिलाने वाला जो पथ है वो पथ से स्वतंत्र होगा फलन। मतलब एफ जेड यदि एनालिटिक होगा तब जो जेड नोट से जेड पर एफ जेड का इंटीग्रेशन करे तो उस इंटीग्रेशन का मान है वो इन पथों से क्या होगा, स्वतंत्र होगा। मतलब C1 के अनुदिश इस एफ जेड डी जेड का इंटीग्रेशन करे तो वो C2 के अनुदिश जो एफ जेड डी जेड का इंटीग्रेशन करे वो दोनों आपस में क्या आएंगे, बराबर आएंगे। ये अपने को प्रूव करके बताना है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसी थ्योरम का हम एग्जाम्पल में बहुत यूज करने वाले हैं, 2 से 3 4 5 एग्जाम्पल है जितने भी है उनमें सब में इसी थ्योरम का यूज करेंगे हम। उसमें ये कहता है कि यदि एफ जेड एनालिटिक फंक्शन होता है तब जो समाकल का मान होता है वो पथ से स्वतंत्र होगा, और यदि एफ जेड एनालिटिक फंक्शन नहीं होता है तब समाकलन का मान क्या होता है, पथ पर निर्भर करता है। जो पथ आपको दिया होता है उसी को यूज करना है, क्योंकि एफ जेड यदि एनालिटिक फंक्शन नहीं होता है तब जो समाकल का मान होता है वो अलग अलग पथों के अनुदिश समान नहीं आता है, अलग अलग आता है। और यही यदि एफ जेड एनालिटिक फंक्शन होता है तब भिन्न भिन्न पथों के अनुदिश इसका समाकलन क्या आएगा, समान आएगा। किसी भी पद के अनुदिश इसका मान निकाल लो, और यही अपने को प्रूव करके दिखाना है कि यदि एफ जेड एनालिटिक फंक्शन होता है तो आप भिन्न भिन्न पदों के अनुदिश इसका मान निकालेंगे तो मान क्या आना चाहिए, समान आना चाहिए। इसके लिए हमने जेड नोट और जेड को मिलाने वाला जो पथ लिया था, 2 पथ ले लिए हमने C1 और C2, और दोनों के अनुदिश हमने ये बता दिया कि C1 के अनुदिश यदि एफ जेड का इंटीग्रेशन करे वो C2 के अनुदिश एफ जेड का इंटीग्रेशन करे वो दोनों आपस में क्या आएंगे, बराबर आएंगे। ये अपने को प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखो मान लिया हमने जो 2 पथ माने हैं इससे एक हमने क्या मान लिया, वक्र प्राप्त हुआ, और वो वक्र का नाम क्या नाम दे दिया, गामा दे दिया। अब इस पूरे में क्या दे रखा है, पूरे जी में क्या दे रखा है, एफ जेड एनालिटिक फंक्शन दे रखा है, कि मतलब यहाँ सब जगह क्या है, एफ जेड एनालिटिक है। कहीं भी देख लो एफ जेड क्या है, एनालिटिक है, तो इसके अंदर एफ जेड एनालिटिक होगा ही नहीं होगा, होगा ना। इसमें क्या हो गया, एफ जेड एनालिटिक फंक्शन हो गया, और ये क्या है, क्लोज कंटूर बन गया, ठीक है। और तो हमने कौशी का समाकल पर में क्या पढ़ी है, कौशी इंटीग्रल थ्योरम क्या होती है, कौशी इंटीग्रल थ्योरम कहती है कि यदि मान लो एफ जेड क्या हो, एनालिटिक फंक्शन हो, एफ जेड क्या हो, एनालिटिक फंक्शन हो, और सी क्या हो, क्लोज कंटूर हो, तो इस सी के अबाउट यदि एफ जेड का इंटीग्रेशन करें तो उस इंटीग्रेशन की वैल्यू किसके बराबर आती है, 0 के बराबर। तो इस गामा के अनुदिश हम इसका यदि
इंटीग्रेशन करें एफ जेड का तो इसका मान कितना आएगा 0, क्योंकि इसकी बाउंड्री पर और इसके अंदर एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है और सी क्या है, गामा क्या है, क्लोज कंटूर है। तो इस गामा के अबाउट एफ जेड डी जेड का इंटीग्रेशन करें तो 0 के बराबर आएगा। ठीक है, परंतु जो गामा एफ जेड डी जेड है वो किसके बराबर आएगा कि भाई C1 के अनुदिश एक तो क्या जा रहे हैं हम एंटी क्लॉक वाइज जा रहे हैं और एक क्या जा रहे हैं हम क्लॉक वाइज। तो उसको हम क्या करेंगे यूज करके फिर हम आगे सोल्व करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे। तो हम इस थ्योरम को लिखते हैं। समझ में आ गया ना। ये देखो यदि नहीं समझ में आता तो वीडियो को वापस आप देख सकते हो, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो थ्योरम को लिखते हैं और फिर हम यहाँ चित्र भी बनाएंगे इसमें। यही बना लो, चाहे पहले लिख लेते हैं, अब थोड़ी सी थ्योरी लिखते हैं। माना एक से संबंध प्रदेश जी में एफ जेड विश्लेषिक फलन है। एफ जेड क्या विश्लेषिक फलन है। यहां तक क्लियर दिख रहा है ना सबको? ठीक है, एफ जेड विश्लेषिक फलन है। ठीक है, एक से संबंध प्रदेश जी में हमने एफ जेड को क्या मान लिया, एनालिटिक फंक्शन मान लिया। पुनः माना प्रदेश जी में जेड नॉट स्थिर बिंदु तथा जेड चर बिंदु है तथा जेड नॉट को जेड से मिलाने वाले दो चापकलनीय वक्र C1 व C2 जिनको एक साथ मिलाने पर मिलाने से गामा वक्र प्राप्त होता है। गामा वक्र प्राप्त होता है। इनको एक साथ मिलाने से हमने को क्या प्राप्त होता है, गामा वक्र प्राप्त होता है। देखो क्या लिखा हमें, जो दिया वही पूछा है, लिखा है माना एक से संबंध प्रदेश जी में एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है। पुनः माना प्रदेश जी में जेड नोट स्थिर बिंदु है तथा जेड क्या है, चर बिंदु है। और जेड नोट को जेड से मिलाने वाले दो चापकलनीय वक्र मान लिए C1 व C2, जिनको एक साथ मिलाएंगे तो हमें गामा वक्र प्राप्त होगा। देखो हम चित्र बनाते हैं अब इसका। चित्र बनाते हैं। देखो ये हमने कोई सी क्लोज जी हमने एक प्रदेश मान लिया, एक से संबंध प्रदेश जी में। ठीक है, इसमें हमने क्या मान लिया, जेड नोट तो एक स्थिर बिंदु मान लिया और एक जेड क्या मान लिया, चर बिंदु मान लिया। ठीक है, इसको मिलाने से हम या तो इधर से मिला सकते हैं या इससे जा सकते हैं। हमने क्या ले लिए, दो पथ ले लिए। जेड नोट और जेड को मिलाने वाले हम दो पथ ले लिए। या तो हम इधर से जा सकते हैं, जेड नोट भाई पथ जो लेते हैं ना अपने पथ, या तो हम जेड नोट से जेड पे जाना है तो हमने को क्या करना है, या तो इधर से आ सकते हैं या इधर से जा सकते हैं। तो दो हमने चापकलनीय वक्र C1 व C2 ले लिया और जिनको एक साथ मिलाने से हमें क्या प्राप्त होगा, एक गामा कंटूर प्राप्त होगा। तो हमने मान लिया या तो हम इस तरीके इस माध्यम से जा सकते हैं या हम इस पथ से जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें जो C1 C2 है जो पथ माने हम, वो दो पथ हो गए और यहाँ पे हमने क्या मान लिया, एक कंटूर गामा प्राप्त हुआ। कंटूर क्या प्राप्त हुआ, गामा प्राप्त हुआ। ठीक है, तो यही लिखा हमने। माना एक से संबंध प्रदेश जी में एक से संबंध प्रदेश मान लिया जी, उसमें एफ जेड क्या है, एनालिटिक है। तो सब जगह क्या है, एफ जेड एनालिटिक है। इसके अंदर भी एनालिटिक है, इसके बाउंड्री पे भी एफ जेड एनालिटिक है। ठीक है, पुनः माना प्रदेश जी में जेड नोट तो आपका फिक्स पॉइंट है, मतलब यहाँ पे हमने एक फिक्स कर लिया, और एक वेरिएबल पॉइंट है जो कहीं भी हो सकता है। इस जो जी है उस पथ पे कहीं भी हो सकता है जी में। ठीक है,
इस जेड नोट तो क्या है, स्थिर बिंदु है, और जेड क्या है, चर बिंदु है, तथा जेड नोट को जेड से मिलाने वाला, जेड नोट से जेड को मिलाने वाले हमने दो क्या मान लिए, चापकलनीय वक्र मान लिए C1। तो जेड नोट से हम जेड पर हम या तो C1 से जा सकते हैं या हम C2 से जा सकते हैं। अपने को ये बताना है कि दो चापकलनीय वक्र हमने दो पथ मान लिए, या तो हम C1 से जा सकते हैं या हम C2 से जा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि एफ जेड डी जेड का यदि हम C के अबाउट यदि इंटीग्रेशन निकाले और C2 के अबाउट निकाले, दोनों के अबाउट इंटीग्रेशन का मान क्या आएगा, बराबर आएगा। ये अपने को प्रूव करके दिखाना है। जिनको हमने एक साथ मिलाया तो हमें एक जो कंटूर प्राप्त हुआ, इस कंटूर को नाम क्या दे दिया, गामा प्राप्त दे दिया। अब इस गामा में क्या है कि एफ जेड क्या है, एनालिटिक फंक्शन है। क्यों? क्योंकि जी में क्या है, सब जगह एफ जेड क्या है, एनालिटिक फंक्शन है। तो इसके अंदर भी एनालिटिक फंक्शन है, इसके अंदर भी है, और इसकी बाउंड्री पे भी एनालिटिक फंक्शन है। तो इस गामा के अबाउट यदि एफ जेड का इंटीग्रेशन करेंगे तो उस इंटीग्रेशन की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। अब इसमें जो गामा जो हम इंटीग्रेशन लेते हैं वो हम पॉजिटिव डायरेक्शन में लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं। तो एक जो हम जेड नोट से जेड वाले पथ में जाएंगे, एक तो हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, एक हम क्लॉकवाइज जाएंगे। एक तो घड़ी की दिशा में जाएंगे, घड़ी के विपरीत दिशा में जाएंगे। तो घड़ी की दिशा में जाएंगे, उस वाले इंटीग्रेशन को क्या करेंगे हम, C1 दक्षिणावर्त होगा ना, तो हम उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखो हम लिखते हैं इसके आगे, जिनके इसके आगे ये चित्र बनाना है और चित्र के बाद में आपको लिखना है क्या, जिसके अंदर तथा ऊपर जिसके अंदर तथा ऊपर एफ जेड विश्लेषिक फलन है, जिसके अंदर तथा ऊपर एफ जेड क्या है, विश्लेषिक फलन है, तब कौशी प्रमेय से कौशी प्रमेय से इस गामा के अबाउट यदि एफ जेड डी जेड करे तो उस इंटीग्रेशन की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी। इसको दे देंगे इक्वेशन संख्या 1। और यहाँ पे जो गामा है वो क्या है, समाकलन जो है वो वामावर्त दिशा में है, जहाँ समाकलन गामा के अनुदिश वामावर्त दिशा में, अनुदिश वामावर्त दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव डायरेक्शन में ले रहे हैं। इतना समझ में आ गया जी। हमने एक से संबंध प्रदेश लिया, उसके अंदर हमने क्या ले लिया, जेड नोट एक स्थिर बिंदु ले लिया, जेड इसमें वेरिएबल पॉइंट ले लिया। तो जेड नोट से जेड के लिए हमने दो चापकलनीय वक्र ले लिए C1 और C2, जिनको एक साथ मिलाने से हमें गामा प्राप्त हुआ। और गामा के अंदर एफ जेड क्या है, एनालिटिक फंक्शन है। तब कौशी प्रमेय से हम इस गामा के अबाउट एफ जेड का इंटीग्रेशन करेंगे तो उसका मान 0 के बराबर आएगा, जहाँ समाकलन गामा के अनुदिश वामावर्त दिशा में। अब देखो यहाँ समझो, परंतु जो गामा है वो किसका अनुदिश है, परंतु गामा के अबाउट जो एफ जेड डी जेड का इंटीग्रेशन है वो किसके बराबर है, जो हमने दो वक्र लिए C1 C2, एक तो क्या है इस डायरेक्शन में, तो ये तो क्या होता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होता है, और एक इस पथ से, एक तो हम जेड नोट से जेड हम एक तो इस पथ से जाएंगे और एक हम जेड नोट से जेड इस पथ के अनुदिश जाएंगे। ठीक है, तो अब बताओ कि जब इधर वाली साइड की तरफ से जाएंगे तब तो गामा जो C1 है वो कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज है, और ये C2 क्या है, क्लॉकवाइज है। भाई डायरेक्शन में आपको घड़ी नहीं पता, घड़ी की दिशा तो ये होती है ना, तो इस दिशा में यदि घड़ी घूमती है तब तो क्लॉकवाइज होती है, और इस डायरेक्शन में घूमती है तो एंटी क्लॉकवाइज। तो जो गामा एफ जेड डी जेड होगा वो C1 के अबाउट यदि एफ जेड का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, वामावर्त में ही होगा ना, एंटी क्लॉकवाइज। और जो C2 के अबाउट जाएंगे तो दक्षिणावर्त। ये दक्षिणावर्त और ये वामावर्त, जबकि अपने को समाकलन लेना कौन सी डायरेक्शन में है, वामावर्त डायरेक्शन में। बताया था ना पहली थ्योरम में, जो समाकलन है वो गामा के अनुदिश वामावर्त डायरेक्शन में होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। तो जब C1 के अकॉर्डिंग जाएंगे तब एंटी क्लॉकवाइज होगा, जब C2 के अकॉर्डिंग जाएंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब दक्षिणावर्त को हम क्या करेंगे, वामावर्त में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसके अकॉर्डिंग समीकरण 1 से 0, तो ये माइनस वाला इधर आ जाएगा, C1 C2 आपस में बराबर हो जाएगा। छोटी सी थ्योरम है, 2-3 लाइनों की पूरी थ्योरम है। तो यहाँ से क्या देखो क्या हो जाएगा, गामा एफ जेड डी जेड है वो किसके बराबर आ जाएगा, C1
एफ जेड डी जेड माइनस C2 एफ जेड डी जेड। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 से हम इसका मान कितना लिख सकते हैं, 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, C1 के अबाउट यदि एफ जेड का इंटीग्रेशन करें और तो C2 के अबाउट एफ जेड का इंटीग्रेशन करें, दोनों क्या आएंगे, आपस में बराबर आएंगे। यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। इजी सी थ्योरम है ना, बहुत इजी थ्योरम है ये, और इसका एप्लीकेशन, इसके एग्जांपल बहुत सारे हैं। तो अब यहाँ लास्ट में लिख देंगे क्या, देखो, अतः एफ जेड है का समाकल, एफ जेड का समाकल पथ C1 व C2 के अनुदिश, C1 व C2 के अनुदिश बराबर होगा, अर्थात एफ जेड का समाकल पथ से स्वतंत्र होगा यदि एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है, विश्लेषिक फलन है। यदि एफ जेड एनालिटिक फंक्शन होता है तब समाकल का मान पथ से स्वतंत्र होता है, और यदि एफ जेड वो एनालिटिक फंक्शन नहीं होता है तब समाकल का मान पथ पर निर्भर करता है। अलग अलग पथों के अनुदिश अलग अलग मान आता है। ये आपकी थ्योरम नंबर, जो भी आपकी थ्योरम नंबर थी वो हो गई। ठीक है, अब देखो इसमें मैं समझने लायक तो बात थी, बहुत अच्छी थ्योरम है और बहुत मतलब लेवल की थ्योरम है, और एग्जाम में जो आपके एग्जाम्पल है वो इन पे बेस आते हैं। तो एक बार वापस समझाने की ज़रूरत तो मुझे लगती नहीं कि वापस समझाई जाए, फिर भी मैं आपको एक बार समझा देता हूँ जल्दी सी। देखो क्या थ्योरम है, क्या स्टेटमेंट है, इसका वापस से समझा देता हूँ और फिर हम अगले लेक्चर में अगली थ्योरम करेंगे। देखो क्या कहता है थ्योरम कि सबसे पहले तो ये रखें कि एफ जेड यदि मान लो एनालिटिक फंक्शन होता है ना, एफ जेड मान लो एनालिटिक फंक्शन होता है, तब समाकल का मान पथ पर निर्भर नहीं करता है, पथ से स्वतंत्र होता है। आप भिन्न भिन्न पथों के अनुदिश मान निकालोगे तो समाकलन का मान क्या आएगा, समान आएगा। यही यदि एफ जेड मान लो एनालिटिक फंक्शन नहीं होता है, समाकलन का मान भिन्न भिन्न पथों के अनुदिश भिन्न भिन्न आएगा। ठीक है, इसमें हमने थ्योरम को सिद्ध करने के लिए क्या किया, हमने एक जी क्या मान लिया, एक से संबंध प्रदेश मान लिया। जेड नोट इसमें हमने क्या मान लिया, स्थिर बिंदु मान लिया, और जेड क्या मान लिया, चर बिंदु मान लिया। तो जेड नोट से जेड पर हम दो पथ से जा सकते हैं, एक तो C1 के अनुदिश और एक हम C2 के अनुदिश। तो हमें एक वक्र प्राप्त हुआ, उसका नाम क्या दे दिया, गामा। अब इस जी में एफ जेड क्या है, एनालिटिक है, मतलब सब जगह एनालिटिक है, सब जगह एनालिटिक है। इस बाउंड्री पे भी एनालिटिक हुआ और इसके अंदर भी एफ जेड एनालिटिक हुआ। ठीक है, अब जो अपने को प्रूफ करना था वो ये प्रूफ करना था कि C1 के अकॉर्डिंग यदि एफ जेड डी जेड का मान निकाले और C2 के अकॉर्डिंग एफ जेड डी जेड का मान निकाले, वो मान क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। ये हमें को क्या करना था, प्रूफ करना था। ये तो मतलब था थ्योरम का। तो हमने जो गामा वक्र माना है, इसके अंदर एफ जेड क्या है, एनालिटिक फंक्शन है, और ये गामा क्या है, क्लोज कंटूर है। तो इस गामा के अबाउट यदि एफ जेड डी जेड एफ जेड का इंटीग्रेशन करें तो उसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, 0 के बराबर, कॉची समाकल, कॉची प्रमेय से, कॉची इंटीग्रल थ्योरम से। अब यहाँ पे जो समाकलन गामा लिया गया है वो क्या, कौन सी डायरेक्शन में लिया गया है, वामावर्त डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जो गामा अपने पास है वो किस डायरेक्शन में है, इस C1 से जाएंगे तो ये कौन सी डायरेक्शन में है, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो ये तो रहेगा आपके एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त में। जबकि C2 के अकॉर्डिंग जाएंगे तब इस वाले पथ से जाएंगे तब दक्षिणावर्त दिशा में। तो यहाँ पे क्या कर दिया, ये दक्षिणावर्त हो गया। इसको हम माइनस कर देंगे और फिर ये इसका मान 0 के बराबर हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। यही थ्योरम थी, इसको आपका प्रूफ समझ में आ गया हुआ है ना। तो एफ जेड यदि एनालिटिक फंक्शन होता है, समाकलन का मान पथ से स्वतंत्र होता है। ठीक है, आपको देखो थ्योरम समझ में आई है ना।
तो अब अपने जो अगले लेक्चर में थ्योरम करने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इनमें से एग्जाम में आते हैं। यूनिट नंबर सेकंड का, ये यूनिट नंबर सेकंड चल रही है और इसके यूनिट नंबर सेकंड का जो अथवा पोर्शन है ना, वो आपके अगला चैप्टर होगा आपका 8 का। उसमें आधा जो चैप्टर होगा वो इसका अथवा पोर्शन होगा और अगला जो आधा चैप्टर है वो आपकी यूनिट नंबर 3 होने वाली है। और वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।